नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के तत्कालीन एजी पीके मुखोपाध्याय भी चारा केस में आरोपी होंगे और इस सिलसिले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका को स्वीकार कर लिया है। लालू ने गुरुवार को याचिका दायर कर तत्कालीन एजी पीके मुखोपाध्याय, उप महालेखाकार बीएन झा और महालेखाकार कार्यालय के सीनियर महानिदेशक प्रमोद कुमार को आरोपी बनाने की मांग की थी। वहीं दुमका ट्रेजरी केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला थोड़ी ही देर के अंदर आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इस मामले में लालू प्रसाद समेत 31 आरोपी हैं। तो सीबीआई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है लालू प्रसाद की इस याचिका को, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि चौथे मामले में आज ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरोपी बनाए गए तत्कालीन एजी, जिसमें लालू प्रसाद ने इसको लेकर याचिका दी थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया कोर्ट की तरफ से। तो चारा घोटाले के चौथे मामले में फैसला आज आएगा, थोड़ा इंतजार, और उसके बाद आज ये फैसला सामने आने वाला है। लालू प्रसाद समेत 31 जो हैं वो दोषी हैं और सीबीआई कोर्ट इस बाबत फैसला सुनाएगा। सहयोगी भुवन किशोर झा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए रांची से। भुवन, कब तक इस फैसले के आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है? निर्धारित होगा कि इस मामले में फैसला कब सुनाया जाएगा। अब से कुछ देर पहले यहाँ विभाग जो सीबीआई की जो विशेष अदालत है, इस अदालत ने जो लालू प्रसाद की ओर से जो पिटीशन पड़ी थी कल, और उसमें जो सुनवाई भी हुई थी, तो उसके बाद आज ये फैसला दिया गया है और उस पिटीशन को अलाउ किया गया है। यानी कि एजी जो तत्कालीन जो थे उनके साथ साथ दो उनके अधिकारी सीएजी ऑफिस के, उनको आरोपी बनाने को लेकर के मांग की गई थी और उसी को देखते हुए ये पिटीशन लालू प्रसाद की ओर से फाइल किया गया था। तो सहयोगी की आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आज की अगर दिन की बात की जाए तो दुमका ट्रेजरी केस में आज फैसला आएगा और ऐसे में लालू प्रसाद समेत 31 आरोपियों पर यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि लालू प्रसाद को तत्कालीन एजी को जो आरोपी बनाए जाने की मांग थी, उसे कोर्ट की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है और ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि दुमका ट्रेजरी केस में किस तरह का फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आता है। इससे पहले 3 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। ये चौथा मामला जिस बाबत किस तरह का फैसला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। सीबीआई की ओर से इस मामले में अदालत से और समय की मांग की गई। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। गौरतलब है कि रांची के सीबीआई कोर्ट ने चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसे लालू ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। रांची के बिरसा मुंडा जेल में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से जाकर मुलाकात की है। इस मौके पर झारखंड प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थीं। इस दौरान तीनों नेताओं के बीच झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर भी बातचीत हुई है। हाल के उपचुनाव में जीत के बाद महागठबंधन के हौसले बेहद बुलंद हैं। और हमारे साथ इस वक्त झारखंड संपादक राजेश तोमर जुड़ चुके हैं। राजेश, इस मुलाकात से आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम को आंका जा सकता है, ये माना जाए कि ये मुलाकात बहुत कुछ इशारा कर रही है? बिल्कुल विभा, अगर आप लालू प्रसाद की भूमिका देखें तो झारखंड में महागठबंधन के एक तरह से कह सकते हैं कि वो राजा हैं। ऐसे में उनकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस गठबंधन में कई ऐसी पार्टियां हैं, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा। इसके बीच में लालू प्रसाद एक सेतु का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से मुलाकात हुई है, हालांकि आज कोर्ट में केस भी लगा हुआ है जिसमें कि लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में, साथ ही जो चारा घोटाला से जुड़ा मामला है उस पर भी उनकी सुनवाई चल रही है। लेकिन इसके बीच जिस तरह से हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर
पूरी तैयारी है। चूंकि अगर आप पहले अगर झारखंड के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देखें और जिस तरह से जो यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, उस लिहाज से विपक्ष के लिए बहुत आवश्यक है कि वो जो तमाम उनके गठबंधन के लोग हैं वो एक साथ एकजुट रहें, ताकि 27 का जो आंकड़ा है उसे किसी भी तरह से हासिल किया जाए। अगर सेकंड प्रेफरेंसेस के अगर वोट देने की भी बात हो तो कम से कम जो 4 पार्टी है उस पार्टी में एकता बना रहे। क्योंकि अगर पिछले बार चुनाव को देखें तो विपक्ष की एकता में कहीं न कहीं सेंधमारी हुई थी और भाजपा के एक उम्मीदवार जीत गए थे अंतिम समय में। तो ये एक कोशिश है, चूंकि अन्नपूर्णा देवी भी गई थी, राजद की सुप्रीमो है झारखंड की, तो ये मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। विवाह बिल्कुल राजेश, और ये भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो बिहार में उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को झारखंड में भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो ये तमाम कवायदे इस दृष्टिकोण से मानी जा रही हैं। बिल्कुल विवाह, चूंकि अगर आप पिछले चुनाव को देखें 3 लोकसभा के सीट एक तरह से विपक्षी गठबंधन ने हासिल किए हैं। हालांकि सभा उसमें भी शामिल नहीं है, बावजूद इसके एक जीत भाजपा के विपक्ष के रूप में देखा जा रहा है। अगर आप झारखंड में देखें तो जो महागठबंधन बना है, इस महागठबंधन की पहली कोशिश यही है कि राज्यसभा के जो एक सीट है वो धीरज साहू को किसी भी तरह से भेजा जाए, ताकि एक संकेत हो इस राज्य में कि आने वाला लोकसभा और विधानसभा में जो विपक्ष की एकता हो एक जगह पे हो, तभी भाजपा को शिकस्त दे सकते हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के लिए जो एकता विपक्ष की जो उनकी रणनीति है, ये तमाम तरह की चीजों की परीक्षा होगी और इसमें कोई चूक ये नहीं उठाना चाहते हैं। हेमंत सोरेन चूंकि अगुवा हैं, इसलिए हेमंत सोरेन पूरे चीजों को लेकर इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद पूरे महागठबंधन के सूत्रधार हैं। ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। विवाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड संपादक राजेश तोमर जो जानकारी दे रहे थे कि इस मुलाकात को सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक ही देखने की जरूरत नहीं है, आगामी आने वाले तमाम चुनावों में ये मुलाकात कई रणनीतियों के साथ सामने आ सकती है, जिसकी उम्मीद राजनीतिक गलियारे में जताई जा रही है। पुरुलिया जाने के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी संगठन की मजबूती का दावा किया। कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी भी हैं। साथ ही उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर तेलुगु देशम पार्टी पर बेवजह दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। बंगाल में हमारा काम बिल्कुल बहुत अच्छा संगठन का चल रहा है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारी पोलिंग बूथ की रचना में मोर देन 60% बंगाल के अंदर बूथ बन चुके हैं और आने वाले पंचायत चुनाव में हम बड़ी ताकत से लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप टीडीपी केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेती है, क्यों ऐसा है? देखिए, हमने कहा है सबका साथ सबका विकास, तो हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। किसी एक राज्य के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अन्य राज्य भी हैं। तो इसलिए ये बात सही है कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री चिंतित हैं और जो उन्हें स्पेशल सहायता की आवश्यकता है वो समय पर प्रदान। धनबाद में सीएम रघुवर दास ने एशियन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। ये कोयलांचल का पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा, जिसमें न्यूरो कार्डियक और सुपर स्पेशलिटी की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नए भवन के निर्माण में 50 करोड़ की लागत आई है और इस निजी अस्पताल से कोयलांचल के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर सीएम ने 57 लाख परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान भी किया, जिसमें 200 से ज्यादा असाध्य बीमारियों का इलाज होगा। और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ इस वक्त धनबाद से जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये तमाम जो उद्घाटन के साथ घोषणाएं की गई हैं, ये माना जाए कि कोयलांचल के लोगों को एक बड़ी राहत दी गई है। ये बिल्कुल सही कहा विवाह कि आज धनबाद के लिए अगर कहें तो निजी क्षेत्र में ये पहली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है एशियन जलान, जिसका नए भवन 50 करोड़ की लागत से बनी है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया है। लेकिन एक बात और है कि धनबाद के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सदर अस्पताल, जो अब तक चालू नहीं हो पाया है। हालांकि उसके भवन कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा पीएमसी पर एक काफी बड़ा लोड है धनबाद के लिए, और यहाँ पर भी अब सुपर स्पेशलिटी जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये निजी क्षेत्र की तुलना में अगर कहें तो सरकारी व्यवस्था अगर बेहतर की जाए तो गरीबों को और बेहतर मिलेगा। ये जरूर है कि सीएम रघुवर दास ने स्वीकार किया
कि अभी भी झारखंड में सुविधाओं के मामले में, स्वास्थ्य सेवा के मामले में सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। खास करके डॉक्टरों की काफी कमी है। 2022 तक उन्होंने उम्मीद जताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में झारखंड आत्मनिर्भर बन जाएगा। सवाल तो यही है अभिषेक कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं, और अगर डॉक्टर मौजूद होते हैं तो पता चलता है कि वहां पर वो तमाम व्यवस्थाएं नहीं है जिसकी उम्मीद के साथ यहाँ पर मरीज पहुंचते हैं। तो उन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग के दृष्टिकोण से क्या कुछ फैसला हुआ है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस मामले पर सीएम रघुवर दास ने खुद स्वीकार किया कि सरकार उनकी काफी गंभीर है, और उन्होंने ये बताया कि इस वक्त में झारखंड में स्वास्थ्य से क्षेत्र में कई तरह के कार्य उन्होंने अभी करने की योजना बनाई है। बोकारो और जमशेदपुर में उन्होंने कहा कि मणिपुर ग्रुप मेडिकल कॉलेज जो है अपना खोलने वाला है। झारखंड मेडिकल हब बने, इसको लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितनी राहत यहाँ से मरीजों को न केवल सिर्फ धनबाद के बल्कि आसपास के उन तमाम इलाकों के लोगों को मिलती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धनबाद के बरवाडा एयरपोर्ट पर डीसीए दोड्डे और एसएसपी मनोज रतन चौथे ने सीएम रघुवर दास का स्वागत किया। साथ ही पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इस मौके पर धनबाद के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह को भी सीएम का स्वागत करते हुए देखा गया। एकलव्य सिंह दिवंगत कांग्रेस नेता नीरज सिंह के भाई हैं, और ऐसे में कोयलांचल की राजनीति में चर्चा के बाजार जो है वो गर्म हो गए हैं। रांची समेत झारखंड के 34 नगर निकायों में आज से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 22 मार्च तक चलेगी। नामांकन परिसर में प्रत्याशी समेत 5 ही लोग एंट्री ले पाएंगे। 3 से ज्यादा गाड़ियां लेकर पहुंचने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 2016-17 तक के नगरपालिका के टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही 9 फरवरी 2013 के बाद 2 से अधिक बच्चे वाले माता पिता इस चुनाव में खड़ा नहीं हो पाएंगे। झारखंड के नगर निकायों में 16 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। प्रक्रिया से पहले हम लोगों ने सारे कोषांग जितने भी गठित करने थे, हमने सारे कोषांग गठित कर दिए गए हैं अनुमंडल में, क्योंकि मैं अनुमंडल पदाधिकारी होने के नाते साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर हूं मेयर की भी, तो इस वजह से हमारे इंटरनल भी सारे कोषांग जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोषांग भी गठित हो गया है। हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी कर दिया है, ताकि जिस भी तरीके की अगर इसमें शिकायत कुछ भी आए तो हम उस चीज को पूरा नोट डाउन करके उस पर कार्रवाई आगे की करेंगे। उसके साथ साथ सारा निर्देश ब्लॉक सीओज में सबको दे दिया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी वायलेशन वगैरह वहां पे ना हो। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरायकेला में अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके बाद आज से नामांकन का कार्य शुरू होगा। सरायकेला नगर पंचायत के 11 वार्ड के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड सदस्य के लिए नामांकन कार्य आज से 22 मार्च तक चलेंगे। नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 27 मार्च तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 28 मार्च को उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा, तो वहीं 16 अप्रैल को चुनाव होगा और 20 अप्रैल को मतगणना किए जाएंगे। साथ ही चुनावी आचार संहिता के मद्देनजर जिला प्रशासन ने नामांकन करने वाले के लिए आने वाले उम्मीदवारों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हुए हैं। उम्मीदवार सहित 5 लोग और 3 गाड़ियों को ही नामांकन स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी गई है।